नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। भाषा अगर लचीली नहीं बनेगी तो भाषा समाप्त। भाषा में सबको स्वीकारने की खुला कर दी, वो खुलेपन को भी इसमें शेष लिखा स्पेस रखी है। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए, व्यावसायिक परीक्षण की इंटर्नशिप के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पर रखा है, जिससे बच्चा अपने जिस क्षेत्र में रोजगार लेना चाहता हो उस कक्षा में वो जा जाए। 10वीं कक्षा में, छठी के बाद 10वीं कक्षा में अन्य विकल्प भी बच्चे के सामने खुले रहेंगे, जिससे अपनी वो कीमत। मगर प्राथमिक शिक्षा इस तरह से होगी कि 10वीं कक्षा में इसकी कैरियर के लिए गाइडेंस लेने की, कंसल्टेंसी करने की जरूरत नहीं होगी। वो बच्चा ही नचिकेत की तरह अपना निर्णय खुद कर लेगा, इतना तेजस्वी होगा। इस प्रकार की नींव प्राथमिक शिक्षा के अंदर डालने का काम करा है, और जिसमें छात्र को स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को भी पढ़ना है। स्ट्रीम चाहे कोई भी, मगर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को वो जरूर चुन पाएगा। भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने के लिए 2030 तक प्रत्येक जिले में मल्टीडिसिप्लिनरी की इंटर्नशिप के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पर रखा है, जिससे बच्चा अपने जिस क्षेत्र में रोजगार लेना चाहता हो उस कक्षा में वो जा जाए। 10वीं कक्षा में, छठी के बाद 10वीं कक्षा में एक अन्य विकल्प भी बच्चे के सामने खुले रहेंगे, जिससे अपनी वो कैरियर। मगर प्राथमिक शिक्षा इस तरह से होगी कि 10वीं कक्षा में इसकी कैरियर के लिए गाइडेंस लेने की, कंसल्टेंसी करने की जरूरत नहीं होगी। वो बच्चा ही नचिकेत की तरह अपना निर्णय खुद कर लेगा, इतना तेजस्वी होगा। इस प्रकार की नींव प्राथमिक शिक्षा के अंदर डालने का काम करा है, और जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को भी पढ़ पाएगा। स्ट्रीम चाहे कोई भी सुने, मगर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को वो जरूर चुन पाएगा। भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने के लिए 2030 तक प्रत्येक जिले में मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी हम लाने वाले हैं, जिससे दुनिया भर का ज्ञान यहाँ आए और यहाँ का ज्ञान पूरी दुनिया में जाए। एक जमाना था कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। आज भी मैं मानता हूँ अगर नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होगा तो दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आ पाए, ऐसी पूरी संभावना मैं यहाँ पर देखता हूँ। मैंने दुनिया भर में जितने भी रिसर्च हुए हैं, इसको अगर बारीकी से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय व्यक्तियों ने करे हुए रिसर्च ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। मगर वो R&D पर थ्रस्ट नहीं दिया गया था। नई शिक्षा नीति में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान पर भी बहुत बड़ा थ्रस्ट दिया गया है। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम का संस्थान बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो 2020 से 2040 की ये यात्रा जब हम समाप्त करेंगे तब हम काफी आगे निकल गए होंगे और दुनिया भर को यहाँ लाने का एक आकर्षण का केंद्र बने होंगे। नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को हमने 3 साल से 4 साल बढ़ाने का काम किया है, जिसमें वो इसलिए किया है कि विकल्प बहुत ज्यादा बच्चे के सामने रखे हैं, वो अपने विकल्प चुन सके। नीचे अगर कोई और स्ट्रीम का पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अब विकल्प बदलना है तो उसको 4 साल के अंदर पूरा आत्मसात कर सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जैसी व्यवस्था को भी हमने स्वीकार किया है, जिससे इतने बड़े देश में भाषाओं की तो विविधता हो सकती है, टैलेंट में विविधता नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की सभी परीक्षाओं का कोर्स, उसका अभ्यासक्रम एक ही होगा, परीक्षा भी एक ही होगी। इस प्रकार से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को भी एक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए स्थान देकर शिक्षा का स्तर बढ़ाने का भी हमने एक बहुत अच्छा इसके अंदर विचार रखा है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, उसको हायर एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये 4 वर्टिकल के माध्यम से पूरी हायर एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक बहुत अच्छी संभावनाओं को इस शिक्षा नीति के अंदर हमने रखा है। और ये 4 वर्टिकल एक बार बन जाते हैं
तो हायर एजुकेशन की क्षेत्र के अंदर ढेर सारी अनुसंधान और ढेर सारे सुधार होने की संभावना मैं देख रहा हूं। ई लर्निंग पर भी बहुत वजन से, बहुत भार देकर, थ्रस्ट देकर चीजों को रखा गया है। दिव्यांग जनों के लिए भी अलग प्रकार के अभ्यासक्रम बनाने का काम किया है। मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों का और क्लस्टर विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा है। मैं इसकी बहुत टेक्निकल बारीकी में जाना नहीं चाहता, परंतु मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय जो बनेंगे इसके अंदर ढेर सारे विश्व भर के बच्चों को समाहित करने का एक प्लेटफॉर्म होगा और क्लस्टर्स जो बनेंगे वो बहुआयामी बनाएंगे, इसको मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे। तो इसके माध्यम से हमने आगे बढ़ा है और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा जो R&D को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगा। रिसर्च एंड इनोवेशन को हमने बहुत साल तक इग्नोर किया है। मित्रों, जीडीपी, अमेरिका के जीडीपी के 2.8% R&D के पीछे खर्च होता है। दक्षिण कोरिया के 4.2%, इजराइल के 4.3% और भारत के आज भी 0.7% होता है, वो भी टेक्निकल रूप से। एक्चुअल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। एक्चुअल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं है, मगर क्योंकि प्राध्यापकों की तनख्वाह यहीं से जाती है तो आप 0.7% करना ही पड़ेगा। इसको एक नए स्वरूप में हम आगे ले जाना चाहते हैं और इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ये नई शिक्षा नीति के अंदर लोगों के सामने रखा गया है। भारत जैसी बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करनी है तो नॉलेज क्रिएशन के बगैर वो नहीं हो सकती। हमने टेक्नोलॉजी को और हर एक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना पड़ेगा और इसके लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर रखी है। क्लाइमेट चेंज जैसे एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हमने रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति जब अमल में आएगी तब रिसर्च पर फोकस करने वाले होनहार युवा बाहर आएंगे जो हमारे देश को अंदर आमूलचूर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और मोदी जी ने इसके भविष्य को सुनिश्चित करने का काम किया है। मित्रों, अभी शिक्षा नीति आने के पहले ये 8 साल के अंदर हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा नीति की राह देखकर बैठे रहे। 2013-14 में जीडीपी का 3.84% खर्च होता था। 19-20 के बजट में 4.39%। इतनी बड़ी बढ़ोतरी, भारत का जीडीपी कोई कम नहीं है, इतनी बड़ी बढ़ोतरी हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कही है। और समग्र शिक्षा 2018-19 में एक एकीकृत योजना के रूप में शुरू की गई। इसके अच्छे नतीजे 2 साल में हमने देखे हैं। जो लोग इसके नतीजों का एनालिसिस करते होंगे, मैं करता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि समग्र शिक्षा का एक नया स्वरूप एकीकृत योजना का जो हम लेकर आए हैं वो बहुत परिणामदायी बनने वाला है। और इसको हमने एनईपी के साथ, इसकी सिफारिशों के साथ भी जोड़ा है। समग्र शिक्षा की उपलब्धियां मैं बताऊं तो ढेर सारे स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया गया है, आवासीय विद्यालय और छात्रालय बनाए गए हैं और अपग्रेड बहुत सारे स्कूलों को किया गया है। इसके साथ साथ इतने बड़े देश में लाखों, शायद करोड़ों टीचरों की ट्रेनिंग बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। कंसेप्चुअली ट्रेनिंग करना और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फिजिकल करना, ये बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए ढेर सारे परिवर्तन टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर निपुण भारत मिशन, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के अंदर व्यवस्था के लिए विद्या प्रवेश, पूरी स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन, विद्यांजलि, भारत के पुराने ज्ञान को एकीकृत करने के लिए इसके लिए रखा गया है। निष्ठा शिक्षा में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हमने रखा है। FLN जो स्कूली बच्चों को रिसर्च करने की व्यवस्था देता है। सार्थक उनको मुख्य धारा में वापस लाने के, जो आगे निकल गए उनको मुख्य धारा में वापस लाने की व्यवस्था करी गई है। और समग्र शिक्षा का
शिक्षा का एक संरेखण करने का एकीकृत शिक्षा का कार्यक्रम हम लेके आए। ये सारे कार्यक्रम को जब तक आप नहीं समझेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझना बहुत दिक्कत है मित्रों। 2014 से लेकर 2022 तक मैं कुछ आंकड़े आपको जरूर कहना चाहता हूं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एलिमेंट्री 2013-14 में 96.5% था। अच्छा ही माना जाएगा, मगर इससे संतोष नहीं है। हमने जो परिवर्तन करे हैं 2021-22 में 96.5 से बढ़कर 99.4 तक एनरोलमेंट बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। नेट एनरोलमेंट वो भी बढ़कर 88.9% से बढ़कर 92.7% हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ड्रॉप आउट इस देश की बहुत बड़ी समस्या थी, और ड्रॉप आउट हुए बच्चे, उनको, वो अबोध बच्चों को मालूम भी नहीं है कि वो पूरा जीवन कैसे अपना निकालेंगे। वो जिम्मेदारी सरकारों की है कि वो बच्चों को ड्रॉप आउट न होने दे, इसकी शिक्षा पूरी हो तब तक की चिंता करें। और ड्रॉप आउट ऑल जो अब है वो पहले 4.2 था, अब 1.3% है। मतलब लगभग शून्य की दिशा में हम गति कर रहे हैं। कई सारे मेरे क्षेत्र की 5 स्कूलों का मैंने भी एनालिसिस करा था। वहां 0.25% है, मगर 0.25% क्यों है? तो पिताजी कहीं ट्रांसफर हो गए, कहीं माता पिता दोनों का मृत्यु हो गया, इस प्रकार के भी कारण होते हैं। मगर उसको भी समाज ने जवाबदेही के साथ, जागरूकता के साथ 0 ड्रॉप आउट रेशियो लाने के लिए हमने आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान नई शिक्षा नीति के अंदर करे हैं। उच्च शिक्षा में ऑनलाइन पाठ्यक्रम घटक को बहुत महत्व दिया गया है। काम करते करते बच्चा अगर उच्च शिक्षा लेना चाहता है तो वो ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से ले सकता है, और इसकी क्रेडिट, पाठ्यक्रम की क्रेडिट जो 20% थी उसको 40% कर दिया गया है। तो इससे लगभग अब तक 153 से अधिक विश्वविद्यालयों ने स्वयं पाठ्यक्रम को अपना लिया है। अगर ये पाठ्यक्रम को और पॉपुलर बनाते हैं तो रोजगारी प्राप्त करने के साथ साथ बच्चा अपनी शिक्षा भी समाप्त कर सकता है। कुछ नौकरी कर लेगा, माँ बाप पर बोझ नहीं बढ़ेगा। शायद इसकी स्थिति भी नहीं है कि वो पढ़ पाए, परंतु नौकरी करते करते स्वयं के माध्यम से वो पढ़ पाए। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत समय ज्यादा। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी महानुभाव यहाँ हैं, इसको हमने डिटेल स्टडी करना चाहिए। एक सरकार कभी भी शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक शिक्षक और प्राध्यापक का इसको सहयोग न मिले और वो परिवर्तन की प्रक्रिया में सहभागी न बने। तो शिक्षक और प्राध्यापक का परिवर्तन की प्रक्रिया में सहयोग लेना वो बहुत जरूरी है, और वो सहयोग तभी मिल सकता है जब आप स्वयं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभ्यास करेंगे और इसकी खूबियों से बच्चों को अवगत कराएंगे। मित्रों, विश्व स्तरीय अवसंरचना और संस्थान, इसके लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है। 99 संस्थानों को आइडेंटिफाई कर 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने सिर्फ 100 कॉलेजों, 100 संस्थानों के अंदर करा है, क्योंकि उसको वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं और स्पर्धा से किया है। इसमें कोई किसी की सिफारिश से नहीं हुआ। ऑनलाइन स्पर्धा और पैरामीटर्स, कठोर पैरामीटर्स तय कर इसके अंदर से सबको लिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है शायद 5 साल के बाद जब विश्व स्तरीय संस्थानों का इंटरनेशनल तालिका बनेगी, उसमें भारत के संस्थान 1 से 10 के अंदर हमें जरूर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और पीछे एफर्ट्स भी लगा है। ये हमारी शिक्षा नीति का बहुत बड़ा पहलू एक ये भी है। और इसके कारण लगभग 35 भारतीय विश्वविद्यालयों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में अपना स्थान निश्चित करा है। अभी तो 50 के अंदर है।
परंतु मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है, ये 1 से 10 के अंदर करेंगे, तब जाकर पूरी दुनिया ज्ञान लेने के लिए यहां पर आई। तो हमने शिक्षा के हर डायमेंशन को, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई डायमेंशन को हमने चुना, शिक्षा के हर डायमेंशन को टच किया है, इसको बच्चों को रीच करने का स्वतंत्रता दिया है और उसको सक्षम करने के लिए भी सरकार ने पीछे से मदद करा है। मित्रों, जेईई, नीट और आईएएस, आईपीएस की सभी एग्जाम 12 भारतीय भाषाओं में आज बच्चा दे सकता है। वो अपनी भाषा में, अपने माध्यम में पढ़कर भी किसी भी स्पर्धात्मक परीक्षा में जा सकता। ये लग्जरी इसको उपलब्ध नहीं थी। और इसका मतलब क्या है? मैं आज थोड़ा विषयांतर तो नहीं है, मगर एक अलग प्रकार का उदाहरण लेकर समझाता हूं। मैं बहुत सारे कोर्ट केसों से गुजरा हुआ व्यक्ति हूं। मुझ पर कांग्रेस सरकार ने ढेर सारे केस डाल दिए थे एक जमाने में, तो कोर्टों में लड़ना भी पड़ा, सालों तक लड़ा हूं मैं आपको इतना कह सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट की अदालत में, कानून की अदालत में आर्ग्यूमेंट करते हुए इतने बड़े बड़े वकीलों को मैंने देखा है जो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे से अच्छे वकील से ज्यादा उसके कानून के, लॉ के फंडामेंटल्स क्लियर थे। मगर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि वो फर्राटे की अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अब मुझे कोई बताएगा कि वो जब बच्चा था उसके गांव में अंग्रेजी माध्यम की स्कूल ही नहीं थी, शाला ही नहीं थी, इसका क्या दोष है? अंग्रेजी के मोह के अंदर हम हमारे टैलेंट का 5% ही उपयोग देश के विकास में कर रहे हैं, क्योंकि आज भी 95% बच्चे मातृभाषा में पढ़ते हैं। क्या इनके अंदर टैलेंट नहीं है? हमने हमारे विकास को सीमित कर दिया। जिस दिन स्थानीय भाषा में पढ़ा हुआ बच्चा देश की हर व्यवस्था के अंदर इसकी पूछ होगी, भारत विश्व के फलक पर सूर्य की भांति चमकेगा। इसलिए क्योंकि 5% टैलेंट का उपयोग करते हुए भी मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में भारत आज आगे है। 100% टैलेंट अगर देश के विकास के अंदर, देश को सम्मान दिलाने के लिए और दुनिया के अंदर अपना डंका बजाने के लिए काम में आता है, तो मुझे विश्वास है कि ये पूरी स्थिति बदल जाएगी। इसलिए जेईई और नीट में 12 भाषाओं को हमने परीक्षा आयोजित करना शुरू कर दिया है। 13 भाषाओं में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET को भी आयोजित किया गया है। 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली और अब गुजराती में भी हम इंजीनियरिंग का अभ्यासक्रम एमटेक तक का बना दिए हैं और इसकी पढ़ाई लिखाई अब चालू हो रही है। मेडिकल का अभ्यासक्रम शिवराज जी ने फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कर दिया है। कुछ ही समय में इसका शुरुआत होगा। मेरा उनसे आग्रह है, मुझे जरूर बुलाएं, क्योंकि मैं इस बात का बहुत आग्रह हूं कि हमारी भाषाओं के अंदर मेडिकल और टेक्निकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई होना। हायर एजुकेशन के लिए हमने ढेर सारा काम किया है। मित्रों, आंकड़े बताना मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ढेर सारी बढ़ोतरी की है। IIT में 7 बढ़ाए, IIM 7 बढ़ाए हैं, IIITS को 16 बढ़ाए हैं, एम्स 15 बढ़ाए हैं, मेडिकल कॉलेज 209 बढ़ाए हैं, कुल विश्वविद्यालय 320 बढ़ाए हैं और कॉलेज की संख्या में 5709 की बढ़ोतरी 6 साल के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा नीति की राह देखकर बैठे रहे। हमने पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम ये 8 साल के अंदर पूरा कर दिया है और कोरोना काल होने के बावजूद भी 2 साल में शिक्षा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रगति है, इसको बाकी जब शिक्षा नीतियां आई, कुछ शिक्षा नीति तो बुक में ही रह गई, नीचे जमीन पर उतरी ही नहीं। मगर कोरोना होने के बावजूद भी हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत अच्छा प्रगति किया है। मित्रों, मैं शिक्षाविद नहीं हूं, मगर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, शिक्षा के साथ जुड़ा भी हूं, रुचि भी है। क्योंकि जिसको भारत के निर्माण में रुचि है उसको शिक्षा के अंदर रुचि रखनी ही चाहिए। मगर मेरे सामने आप सब लोग जो बैठे हैं, चाहे उच्च शिक्षा में काम करने वाले हो, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर काम करने वाले हो या सेकेंडरी में, आपने समग्र शिक्षा नीति को इसके सार के साथ, शब्दों से नहीं, इसके अर्थ को
पढ़कर इसको विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा। चाहे आप हायर एजुकेशन के अंदर काम करते हो, कोई हायर एजुकेशन के अंदर वयस्क बच्चे आते हैं, मगर उसका छोटा भाई होगा, उसको भी फ्यूचर में बच्चा आएगा। एक बार नई शिक्षा नीति को जन जन के मन के अंदर सरलता से स्पष्ट करने की जरूरत है। ये कर देंगे तो मैं इसके अंदर मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत के निर्माण का बीज देख रहा हूं। ये बीज जो 2020 में बोया है, वो 20 साल आते आते एक वट वृक्ष बनकर न केवल भारत, समग्र विश्व को छाया देने का काम करेगा, समग्र विश्व को विकास देने का काम करेगा और वसुधैव कुटुंबकम के अपने कल्पना को चरितार्थ करेगा। फिर से एक बार आप सभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गहन अध्ययन करें, इसका प्रचार करें, प्रसार करें और उसके सार को, इसके अर्थ को आप विद्यार्थियों तक पहुंचाएं।